नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं हमारे राम एकेडमी द्वारा आयोजित एफएलटी नंबर 1 टेस्ट की टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। इस सेशन में मित्रों हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं और क्या क्या गलतियां अभ्यर्थियों के द्वारा की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल मध्यकालीन भारत के इतिहास से है। प्रश्न ये कहता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी या अब्दुल हमीद लाहौरी किस चीज से संबंधित हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब्दुल हमीद लाहौरी जो है शाहजहां के शासनकाल में एक उनके दरबारी या आधिकारिक इतिहासकार थे। मित्रों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। क्लासिकल क्वेश्चन मतलब यह है कि यूपीएससी एमपीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। वह हमेशा आपसे जानना चाहती है कि ना केवल जो राजा थे, ना केवल शासक थे, परंतु उन शासकों से जुड़े हुए ऐसे साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार इत्यादि के बारे में भी पूछता है। अभी तक आपने देखा होगा मित्रों कि दरबारी इतिहासकारों की बात अगर की जाए तो अकबर के दरबार के दरबारी नवरत्नों की चर्चा के ऊपर सवाल आते थे। इसके अलावा मध्यकाल में हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के नवरत्नों की चर्चा होती थी। सवाल आपने और देखे होंगे जिसमें गुप्त काल में चंद्रगुप्त के समय के उनके जो दरबार के बहुत प्रमुख विद्वान जन थे, बुद्धिजीवी थे, उनकी चर्चा की जाती थी। परंतु इस बार इस क्वेश्चन में हमने आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि हमको कुछ अन्य प्रमुख शासक जैसे शाहजहां भी आप देखें मध्यकालीन इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो एक बार हम शाहजहां या अन्य ऐसे महत्वपूर्ण शासकों के दरबार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनकी भी चर्चा अवश्य करें, न केवल उन क्लासिकल के अलावा। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों कि आप लोगों को ये पहला सवाल समझ में आया होगा और इसका सही ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे शाहजहां के दरबार के एक आधिकारिक इतिहासकार थे, जिन्होंने शाहजहां के काल में शाहजहां के दृष्टिकोण से उसके घटनाक्रम को, उस समय काल को अपने रचना में वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल प्राचीन भारतीय इतिहास से है। यह सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा के ऐसे स्थल हैं जो भारत में जो हैं लोकेटेड हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो बनावली और मिताथल है, ये ऐसे हड़प्पा के स्थान हैं जो कि भारत में उपस्थित हैं। बल्कि आमरी देखें तो आमरी सिंध में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे पर है। तो आप देखें हैं तो वास्तविकता में चारों हड़प्पा के स्थल हैं, परंतु हमको यह बात का ध्यान रखना होगा, मानचित्र में इस बात को हमको देखना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्थल हैं जो भारत में हैं और कौन से ऐसे स्थल हैं, हड़प्पा की साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चली गई हैं। तो आप देखेंगे ये, हालांकि आप देखेंगे ये जो जैसे आमरी हो गया, बनावली तो हम समझते हैं, पिताथल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऐसे शब्द हैं ऐसे, तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से आग्रह है बच्चों कि जब भी आप पढ़ें तो विशेष रूप से समस्त हड़प्पा की साइट्स को ध्यान रखें और इस उद्देश्य से, इस दृष्टिकोण से उसको पढ़ें कि किस देश में है, भारत में है, पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है। अगर आप भारत में भी पढ़ रहे हैं तो आप ये पढ़ने का प्रयास करें, ये जानने का प्रयास करें कि ये अमुक जो साइट है, अमुक जो स्थल है, वो किस राज्य में फंसता है। तो यह सवाल भी आ सकता है। तो हड़प्पा अपने आप में हमेशा से ही एक क्लासिकल और महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और उसके स्थल कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और यह भी प्रश्न उसी श्रृंखला में था। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम अपने देखते हैं। देखिए अब आ गया प्राचीन भारत का, जो कि गुप्त शासन काल के दौरान जो चांदी के सिक्के थे, हमको पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ा है सोने के सिक्के और हमको ये लगता है कि हम प्रश्न में सोने के सिक्के ही पूछा जाएगा, परंतु मित्रों चांदी और तांबे के सिक्के भी उस जमाने में चलते थे। तो हमको ना केवल सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, बल्कि हमको यह भी समझना है, यह भी जानना होगा कि चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो हम ये जानते हैं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। और मित्रों आप लोगों का होमवर्क है कि गुप्त काल में प्रचलित तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। पॉलिटी से प्रश्न है और आप देखेंगे इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई। किसकी बात की गई? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। हम जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदनों के द्वारा चुना जाता है। तो आप देखेंगे बात सही है, कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, या संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। परंतु
राष्ट्रपति में आप देखेंगे कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। परंतु अगर यही बात उपराष्ट्रपति में आ जाती है तो हम ये देखते हैं कि उपराष्ट्रपति में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उल्लेखनीय बात इसमें यह ध्यान रखने की होगी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित या इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप ये देखेंगे कि ना केवल निर्वाचित अपितु मनोनीत या नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मौलिक अंतर यह है, पहला, राष्ट्रपति में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं संसद के, उपराष्ट्रपति में निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति में आप देखेंगे राज्य के विधायिका के सदस्य भाग नहीं लेते, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में हम देखते हैं कि राज्य के निर्वाचित सदस्य भी, जो कि वहां की विधायिका के सदस्य होते हैं, वो भी भाग लेते हैं। तो बहुत ही क्लासिकल सवाल है और आप देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित सवाल पिछली वाली प्री में आया है, तो हमको उपराष्ट्रपति देखना होगा और उसको रिवाइज करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अगला सवाल दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है और हम ये देखेंगे पिछले 4-5-6 सालों में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है 9 डैश लाइन। देखिए हम ये उपेक्षा करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सवाल आएगा डायरेक्ट आ सकता है। तो देखिए डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, इसके साथ साथ रिलेटेड और साइड में आप देखें पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है उससे भी आप देखें सवाल आ सकता है। तो आप ये देखेंगे कि अभी फिलहाल में न्यूज में है दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी का विवाद। तो ये तो बड़ा हमको पता है कि भाई दक्षिण चीन सागर क्या है, कहां पर है, परंतु उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 9 डैश लाइन। तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर अपन देखें ये हमारा मेनलैंड चाइना है, ये मेनलैंड चाइना है, मतलब यहां पर आप देखें ये पूर्वी चाइना है जहां पर चाइना का हृदय बसता है। आप देखेंगे ये है दक्षिण चीन सागर और ये अन्य देश है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो दक्षिण चीन सागर की एक सीमा है, उसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चूंकि ये दक्षिण चीन सागर की जो सीमा है वह क्या है 9 डैश, यानी उसमें 9 डैश हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है 9 डैश लाइन। तो मित्रों 9 डैश लाइन का संबंध है दक्षिण चीन सागर विवाद से। तो हम दक्षिण चीन सागर विवाद पढ़ते हैं, परंतु उसके साथ साथ हमको मानचित्र में एटलस में भी हमको समझना होगा कि उसकी क्या लोकेशन है, किस क्षेत्र में उसका विवाद है। तो 9 डैश लाइन क्या है? 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर का वह हिस्सा है जो कि जिसे चीन अपने स्वामित्व में दावा करता है और वही मेन विवाद की जड़ है। 9 डैश लाइन के अंदर चीन दावा करता है, परंतु हम देखते हैं कि अन्य जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनकी भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी उस क्षेत्र में आता है और यही है मूल विवाद का कारण। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो इससे हम इन अभी तक जो सवाल हमने देखे उससे हम ये समझ पा रहे हैं कि ना केवल कोर इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ पेरिफेरल इंफॉर्मेशन को भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है अगर हम चाहते हैं कि हमारे सवाल सही हो। चलिए दोस्तों, चलिए अगेन मित्रों यह भी एक बहुत ही क्लासिकल सवाल है। मध्यकाल के समय जो भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू असेसमेंट सिस्टम था, तो उससे संबंध में आप देखें कौन कौन से सही हैं। तो आप ये देखेंगे पहला बटाई प्रणाली या बटाई सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो राज्य है और किसानों के बीच में जो उपज होती थी, पैदावार होती थी, उसको बांट दिया जाता था। उसका एक हिस्सा राज्य रखता था, एक हिस्सा किसान रखता था। और ये एक तरीके से ये सिस्टम आज भी हम देखें हमारे ग्रामीण परंपरा में, ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है, परंतु यहां पर वो हिस्सा राज्य नहीं लेता है, वो हिस्सा भूमि स्वामी लेता है। क्योंकि मध्यकाल में यह अवधारणा थी कि जो भी भूमि होगी उसका स्वामी कौन होगा? राज्य होगा, और जो किसान है वह उसका किराएदार होगा और उसे क्या है अपनी उपज का एक हिस्सा उस भूमि के उपयोग के किराए के रूप में देना पड़ेगा मित्रों। तो पहला ऑप्शन भी इसका सही है। दूसरा प्रणाली है, आप
देखें कानकुट सिस्टम या कानकुट प्रणाली, तो आप देखेंगे कि इसमें राजस्व की मांग को तय करने के लिए भूमि की गुणवत्ता के हिसाब से उसमें उसका राजस्व तय किया जाता था। आप देखेंगे कुछ भूमि उपजाऊ होती थी, कुछ भूमि कम उपजाऊ होती थी, कुछ भूमि बंजर होती थी या निम्न उपजाऊ होती थी। तो ऐसे स्थिति में किसी भी एक क्षेत्र का कुल एस्टिमेट लगाना है कि हमको इस क्षेत्र से कितना राजस्व निकलेगा, तो उसके लिए भूमि को वर्गीकृत किया जाता था कि किस भूमि की कितनी उत्पादकता है, और जो अधिक उपजाऊ भूमि होती थी वहां पर अधिक राजस्व लगाया जाता था। और तीसरा है दहसाला प्रणाली, और ये मुगल काल के सबसे प्रमुख प्रणालियों में एक है। इसमें क्या होता था कि हर 10 साल में दह 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 का मतलब होता है 10, फारसी में इसका मतलब होता है दह का 10, यानी हर 10 साल में जो आपकी उत्पादकता होती थी उसका मूल्यांकन किया जाता था, और उसके अनुसार ही क्या है राजस्व की या रेवेन्यू की जो रेट हुआ करते थे, दे वर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ फील्ड इन अ डेकेड। तो आप देखेंगे ऐसे में अगर हम देखते हैं तो हमारे इस सवाल के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। तो आप ये हमारा सवाल कुछ इस तरह है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। चले देखें, ये सवाल पर्यावरण यूनिट 7 से है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च द फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर। तो आपको ये जानना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में और भारत के अन्य हिस्सों में, विशेषकर राजस्थान और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक पक्षी पाया जाता है, वह सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी होता है। सबसे बड़ा, आप देखेंगे मन में आएगा भाई सबसे बड़ा पक्षी तो ऑस्ट्रिच होता है, बट नहीं, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हिंदी में सोन चिड़ैया के नाम से जाना जाता है, और IUCN की रेड लिस्ट में उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड या अति संकटग्रस्त घोषित किया गया है मित्रों। तो आप ये देखेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर नाम का जो इनिशिएटिव है, जो कार्यक्रम है, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या GIB या सोन चिड़ैया के संरक्षण से संबंधित है, और इसको संरक्षण करने के लिए ये किया जाए। बताना चाहूंगा मित्रों कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है, और ना केवल मध्य प्रदेश में अपितु आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है मित्रों। और आप देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है हमारे पर्यावरण की दृष्टिकोण से, जिसका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर कार्यक्रम जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़ैया के संरक्षण के उद्देश्य से लाया गया है। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल मित्रों कृषि से है, कृषि और कृषि भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल से है। इसमें फसल और उसके उत्पादक राज्यों की चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे कि भैया महाराष्ट्र और कपास, ठीक है, महाराष्ट्र एक अग्रणी उत्पादक राज्य है, परंतु उसका दूसरा नंबर आता है कपास के उत्पादन में। गुजरात राज्य जो है सबसे प्रमुख है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा पहला जो ये युग्म है या पहला जो ये पेयर है क्या है? गलत है। और 2 उत्तर प्रदेश गन्ना और कॉफी असम, ये आप देखेंगे ये भी गलत है। तो केवल और केवल आप देखें उत्तर प्रदेश गन्ना, कॉफी भाई असम में चाय है, कॉफी नहीं। और कॉफी की फसल के लिए मित्रों हम ये देखते हैं कि उसे ट्रॉपिकल तापमान चाहिए। कैसा चाहिए? ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु, और जो कि हमें दक्षिण भारत के नीलगिरी के क्षेत्र में मिलती है। तो हम देखें कपास नहीं है महाराष्ट्र में और कॉफी नहीं है असम में। तो इसीलिए क्या है? ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश की गन्ना का जो अग्रणी उत्पादक है वो है उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सवाल। मित्रों ये आपके IT वाली यूनिट से है, और यह सवाल ये कहता है इट हैज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू इंटरवीन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, इट अलाउस them to communicate effectively and do useful work, enables a way to computer in the end user। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन ये बताता है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे दैनिक दिनचर्या के जैसे जो भी उपकरण है, जैसे मोबाइल है, टीवी है, इत्यादि इत्यादि है, उससे कनेक्ट करके हमको उससे जोड़ता है, और जैसा हम चाहें। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कुछ हो कि आप
अपने घर में जाएं और आपका एसी चालू हो जाए, आप अपने घर से बाहर आएं आपकी सारी लाइट्स बंद हो जाएं, फ्रिज का टेम्परेचर जो है कम हो जाए ताकि आपको घर जाते ही चिल्ड कोल्ड ड्रिंक या चिल्ड आइसक्रीम खाने का मजा मिले। तो अगर हम देखते हैं कंप्यूटर को हम अगर सोचने की क्षमता को अगर हम अपने दैनिक उपकरणों से अगर जोड़ देते हैं तो हमारे जीवन और भी आसान हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण। तो यह क्या है, तो बेसिकली आप देखेंगे इसको बोलते हैं परवेजिव कंप्यूटिंग। और इसका एक और चीज है, आप देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को लिंक कर देते हैं किसके साथ, हमारे दैनिक कार्यक्रम में जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनके साथ। तो मित्रों हमारे इस सवाल का सही उत्तर है परवेजिव कंप्यूटिंग। और परवेजिव कंप्यूटिंग क्या है, यूबिक्विटी है। और ये क्या है, आप देखेंगे हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या अन्य चीजें, उनके साथ ये जुड़कर उनको हमारे जीवन के साथ जोड़ता है और हमारे जीवन को और आसान और सुविधाजनक बनाने में योगदान देता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इकोलॉजी है, यूनिट 7 का सवाल है मित्रों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी द टर्म कम्युनिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब। अब इससे पूछा गया समुदाय। तो देखिए इकोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इकोसिस्टम का मतलब यह है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लिविंग यानी जीवित चीज, सजीव चीज निर्जीव चीज के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, अंतर क्रिया करती है। जैसे कि आप देखेंगे हमारा पेड़ है, ट्री है, वो क्या है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरैक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, अन्य चीजें बनाता है। परंतु इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में टर्म समुदाय, समुदाय क्या होता है, समुदाय आप देखेंगे जीवित चीजों का समुदाय होता है, मानव समुदाय, प्राणी समुदाय, पादप समुदाय। तो हमेशा समुदाय या कम्युनिटी का निर्माण निर्जीव चीज नहीं करती, कौन करती है, सजीव चीज करती है। तो आप देखें एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग को हम कहते हैं समुदाय कहते हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और यूनिट 7 से आने वाला ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप देख लें मित्रों। अब आप देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि बाल्टिक देशों से सीमाएं साझा नहीं करता। तो आप ये देखेंगे जो आप देखेंगे इस्टोनिया, रशिया, लिथुआनिया, लातविया, ये तो बाल्टिक देश हैं। रूस का जो एक छोटा सा हिस्सा है जो कि बाल्टिक सागर में खुलता है, जो कि उसका क्या है, पश्चिम का गेटवे है, पश्चिम का गलियारा है। परंतु चेक गणराज्य थोड़ा सा पीछे आता है और बाल्टिक सागर से अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता। और आप देखेंगे फिलहाल अभी आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन का संघर्ष अभी आप देखेंगे न्यूज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रशिया से संबंधित और ये बाल्टिक नेशन जो है वो पहले भी क्या हुआ करते थे, यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे और इनके बीच में भी एक आपसी तनाव चलता है। तो इस तरह की चीजें भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। और एनीवेज ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है कि कौन से देश हैं, कौन से समुद्र हैं। तो आप देखिए कुछ प्रमुख महासागर हैं, जैसे प्रमुख सागर हैं, प्रमुख जल राशियां हैं, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज सच एज कैस्पियन सी, डेड सी, ब्लैक सी इत्यादि इत्यादि, पर्शियन गुल्फ इत्यादि ऐसे प्रमुख जल राशियां हैं जिनका अभी आप देखेंगे हाल में ही घटना समाचार पत्रों में इनका उल्लेख हुआ है। तो ऐसी वाटर बॉडीज के आसपास की जो लिटोरल कंट्रीज हैं, पेरिफेरल कंट्रीज हैं, उनको आप अवश्य पढ़ के जाएं, जिससे अगर कोई सवाल आता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, ये क्या है, पंचायती राज से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। मित्रों ध्यान दें, सत्य नहीं है या उसकी विशेषता नहीं है। इसमें हमको गलत जो स्टेटमेंट है वो छांटना है। तो आप देखें इस अधिनियम के साथ जो है भाग 9 जोड़ा गया था, बिल्कुल सही जवाब है। जब भी मित्रों आपसे नहीं पूछा जाए कौन सा कथन नहीं है या कौन सा कथन गलत है, तो उसमें मित्रों हमें एक क्लासिकल रणनीति अपनानी होती है। हमें ढूंढना होता है कौन सा कथन सत्य है। जब हमको यह दुविधा आती है कि भैया कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन नहीं है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि कौन सा कथन सही है वो जाने। तो हम देखते हैं ये कथन सर्वथा सत्य है, यानी यस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आप देखेंगे जो अनुच्छेद 40 है जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, उसको क्या करता है, ये उसको व्यवहारिक या प्रैक्टिकल फॉर्म में करता है। इसके साथ साथ हम देखें जो ऑप्शन सी है फिलहाल होल्ड पे रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्टेट फॉर्मेशन ऑफ पंचायत आफ्टर द एनैक्टमेंट। यस, तो हमने देखा राज्यों ने इस संविधान संशोधन के पश्चात अपने अपने क्षेत्रों में क्या है, पंचायती राज की स्थापना की थी। तो आप देखें कथन ए
कथन बी और कथन डी सर्वथा सत्य है, परंतु कथन सी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी भाषा जटिल है। तो ऐसे केस में एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम ये पाते हैं कि हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे और इस तरह की सलाहों को और हमारे दिए गए मार्गदर्शन को आप फॉलो करेंगे तो आपके गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। अगेन मित्रों, बहुत ही क्लासिकल टॉपिक है और क्लास टॉपिक यह है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से किस राज्यों में 90% से अधिक साक्षरता दर है। तो आप देखेंगे केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, ये चारों ही ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां की लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से 90% या उससे अधिक है। तो आप देखेंगे ये चारों यानी ऑप्शन डी। और देखें इसमें विशेष समझने कुछ है नहीं, ये फैक्ट है और 2011 की जनसंख्या के आंकड़े आपको याद करना, आपको समझना अत्यंत आवश्यक है और आप ये मान के चलें कि इससे सवाल अवश्य आएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से। ग्रीन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप या हरित रणनीति साझेदारी हाल में चर्चा में है, तो ये किसके साथ है? तो भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर द ग्रीन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप या हरित रणनीति साझेदारी की स्थापना की है, इसको चालू किया है। इसका उद्देश्य किस प्रकार से हम पर्यावरण, जलवायु या अपने विश्व को बचाते हुए किस प्रकार से हम इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, नए रोजगार का सृजन करेंगे, किस उद्देश्य से? सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ये देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है किसके? भारत और डेनमार्क के बीच में। और आप देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसी से रिलेटेड जो करंट की न्यूज होती है और ये हमारे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि इत्यादि के टॉपिक से जुड़ा हुआ करंट का इंफॉर्मेशन है जिसको हमको अपने दिमाग में रखना है और हो सकता है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन मित्रों आप देखेंगे ये भी रिलेटेड पॉलिटी और आईटी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी आप देखें हमारा पॉलिटी का सिलेबस और आईटी के सिलेबस को अगर हम मिला देते हैं तो ये उससे मिलके एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन ये है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 में यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में लाया गया था वह किस समिति की सलाह से आया था। तो हम ये जानेंगे कि जस्टिस बी एन श्री कृष्णा समिति की अनुशंसा पर उन्होंने इस कानून को ड्राफ्ट किया था और यह विधेयक हमारी संसद में लाया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि नालसा जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 2017 में, जो ये कहता था कि जो डेटा प्रोटेक्शन है, प्राइवेसी है, निजता है, वो क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। तो उसी मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद जो है क्या करती है? उसे एक कानून का शेप देती है, कानून का रूप देती है और उस कानून को लाने के लिए उस उद्देश्य से सरकार बिल लाती है, विधेयक लाती है, उसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। और वह बिल जो है जस्टिस बी एन श्री कृष्णा समिति की अनुशंसा पर लाया जाता है। मित्रों फिलहाल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसरण यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी द्वारा कवर किए गए आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे? तो आप देखें कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी यूएनसीबीडी के दो प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है। पहला है कार्टजीना प्रोटोकॉल, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल, तीसरा है आइची बायोडायवर्सिटी टारगेट। तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर है नगोया प्रोटोकॉल। तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित अगर आप देखें कोई प्रोटोकॉल है यूएनसीबीडी का तो वो है कार्टजीना कोलंबिया में और नगोया जापान में। बेजल और स्टॉकहोम, तो ये दोनों जो है बेजल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये क्या है? प्रदूषकों से संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है, इसका जैव विविधता से कोई संबंध नहीं है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। तो आप देखेंगे हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल। तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में अगर कोई प्रोटोकॉल है तो वह है कार्टजीना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल तथा आइची बायोडायवर्सिटी टारगेट।
इसके अलावा बेजल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन, ये प्रदूषकों से संबंध है। इसका संबंध क्या है? प्रदूषण से संबंध है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है मित्रों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। ये अर्थव्यवस्था का है। इसमें आप देखें किस प्रकार की जो गणवेश है, किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है और वह किससे संबंधित है। तो हमें पाते हैं कि आप ये देखेंगे ब्लू कॉलर जो जॉब है वह ऐसे जॉब है जहां पर श्रम का इस्तेमाल किया, जहां पर श्रम किया जाता है, जहां पर मेहनत की जाती है। उनके कपड़े नीले इसलिए होते हैं ताकि आप देखेंगे जब वो मेहनत करेंगे तो उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं। जो गोल्ड कॉलर जॉब है वो ऐसे श्रमिक होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड होते हैं, बहुत ही टॉप एंड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, यानी गोल्ड कमाते हैं, मतलब गोल्ड सोना बरसता है उनके लिए, कहते हैं ना सोना बरस रहा है। तो उसी संबंधित ये है कि हाई स्किल्ड वर्कर और रेड कॉलर जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं। इसीलिए आप देखें लाल फीताशाही रेड अगर कुछ चीज है तो वह सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड है। और व्हाइट कॉलर जॉब जो है देखते हैं वो सर्विस सेक्टर की जॉब है, मतलब ऑफिस में बैठ के, बैंक की जॉब है, 9 to 5 जॉब है जहां पर आप ऑफिस में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं और आपके कपड़े गंदे नहीं होते। और आप देखेंगे ये चीजें कहां से आई हैं, इसकी प्रेरणा हमको मिली अमेरिका के समाज से। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो लेबर है, वर्कर्स हैं, वो नीले कपड़े पहनते हैं। ऑफिस गोअर्स जो ऑफिस में जाते हैं वो क्या है, सफेद कॉलर पहनते हैं क्योंकि उनके कपड़े गंदे नहीं होते। तो ये सवाल उससे रिलेटेड है और ऐसे विगत वर्षों में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो इसीलिए हमारे द्वारा इस तरह के सवाल आपके अभ्यास के लिए इस टेस्ट सीरीज में रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। पीएम दक्ष योजना हाल में चर्चा में रही है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीएम दक्ष, तो आप देखें पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्ष योजना जो है हाशिए में जो समाज जैसे एससी एसटी, महिलाएं, विकलांग इत्यादि, इस समाज के उत्थान के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास कैसे होगा? जब उनको अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी आय मिलेगी। और अच्छा रोजगार मिलने के लिए मित्रों आवश्यक है आप किसी भी श्रमिक या किसी भी कामगार के पास क्या होना? कौशल होना। क्योंकि अगर श्रम बेचेगा तो उसे एक नियत वेतन या नियत मानदेय या नियत उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। परंतु अगर उसके अंदर कौशल है, वह किसी भी वस्तु में मूल्य संवर्धन करता है, वैल्यू एडिशन देता है, तो उसके आय में, उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। डीप ओशन मिशन हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, तो आप देखेंगे यह डीप ओशन मिशन यानी पृथ्वी की गहराइयों में जाकर संसाधनों की खोज करना और वहां पर हो रहे भूगर्भिक परिवर्तनों का अध्ययन करने संबंधित ये योजना है, यह मिशन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चलाया है। तो डीप ओशन मिशन, अर्थ साइंस, याद रखें, फैक्ट है। और आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह एक सांविधिक निकाय है इससे संबंधित। तो आप देखें यह एक सांविधिक निकाय है जो कि क्या है, भारत में किस प्रकार से आपदा प्रबंधन किया जाएगा उसको ये नियंत्रित करता है, उसकी रूपरेखा को तय करता है। और एक तरीके से यह जो निकाय है भारत में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी नीतियां हैं, जो भी रणनीति है बनाई जाती है, उसका अवलोकन कौन करता है? यह अथॉरिटी करती है। मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट 2 है गलत है। क्यों? क्योंकि इस अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए क्या है, सर्वोच्च बॉडी है, क्या है, सर्वोच्च निकाय है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित अगर कोई भी रणनीति, कोई योजना, कोई भी कानून या कोई भी संशोधन लाना है तो वह इनके इस समिति की अनुशंसा के बगैर, के बिना नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कदम, यस, राष्ट्रीय अनुसूचित, जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा इस 91वें संविधान संशोधन से मिला है। परंतु इसकी स्थापना मित्रों 2003 में नहीं हुई बल्कि इससे 10 साल पहले हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आप लोग अपने नोट्स में जाकर रिवाइज करें। तो आप देखेंगे कि इसका जो स्टेटमेंट 1 है वह गलत है। और दूसरा आप देखेंगे इसकी स्थापना यस 338 ए को में
इस 91 संशोधन के साथ 91वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 में एक और उपबंध, एक और पार्ट जोड़ा गया। वो क्या है? 338 अ या 338 का, जहां पर उसको उल्लेख किया गया है। और इसी उल्लेख के साथ यह जो बॉडी है, यह संस्था है, क्या बन जाती है? संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है। मित्रों, आप देखेंगे इसका जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्र जो ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय नहीं होता। मित्रों, ट्राइबल अफेयर्स का जो मंत्री है वह नहीं होता, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति जो है उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आप देखेंगे ये इसका स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि 1 और 3 गलत है, केवल और केवल 2 सही है। मित्रों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न है। दस्तलिक सैन्य अभ्यास। तो मित्रों, दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जिसके तहत भारत जो है, आप देखेंगे, मध्य एशिया में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। क्योंकि मध्य एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो कि भविष्य में संसाधनों से संपन्न है, और आने वाली शताब्दी में जब आप देखेंगे हमें भारत को प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता होगी, तो हमारे लिए एक वैकल्पिक स्रोत है। अभी हमारे लिए जो पेट्रोल डीजल का जो प्रमुख जो स्रोत है वो है मध्य एशिया। परंतु हम जानते हैं मध्य एशिया जो क्षेत्र है वो कैसा है? एक अस्थायी और वोलेटाइल रीजन है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम अपने जो पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करने की श्रृंखला में हमने रूस जैसे देश से हमने अपने संबंधों को बढ़ाया है। इसके साथ साथ भविष्य में और भी हमारे पास अन्य विकल्प हो, तो उसके लिए हम क्या है? मध्य एशिया में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक आवर इन्फ्लुएंस इन द सेंट्रल एशियन रीजन सो दैट वी विल हैव अ डाइवर्सिफाइड सप्लाई ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस श्रृंखला में दूसरा हमारे देखते हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वह एक ऐसा देश है जो कि भारत का मॉर्टल एनिमी है। तो उस पर दबाव बनाने के लिए हमारा प्रयास ये है कि उसके आसपास, उसके पेरीफेरी में जो देश हैं, उनके साथ हम अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करें, जिससे क्या है? एक हमारा डेटरेंट बना रहे पाकिस्तान के ऊपर। चलिए अगला सवाल दोस्तों। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल सेमीकंडक्टर के ऊपर है। व्हाट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू नेगेटिव होल्स इन कन्वेक्शन। यानी आप देखें इलेक्ट्रॉन अर्धचालकों में, तो आप ये पाएंगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। एन टाइप में मित्रों इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप में होल्स होते हैं। पी टाइप में क्या होता है? होल्स। यानी इलेक्ट्रॉन ये माइनस, नेगेटिव टाइप में माइनस चार्ज होता है, और पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन की बात की गई किसकी? नेगेटिव होल्स या इलेक्ट्रॉन या की बात करें तो किसमें होते हैं मित्रों? एन टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं। किसमें होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसे आप लोग समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबलर, कंप्यूटर का सवाल अगेन है। असेंबलर आप देखेंगे वह है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। यानी असेंबलर का मतलब होता है ऐसा एक डिवाइस जो है असेंबली भाषा को, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी दी हुई कमांड को कंप्यूटर की जो मशीन है वो समझ सके और आपको डिजायर्ड या आपको अपेक्षित परिणाम दे सके, या अपेक्षित आउटपुट वो दे सके। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान सवाल है, और ये स्कूल में हमने स्कूल लेवल का सवाल है, परंतु जानना जरूरी है, क्योंकि आसान सवालों को गलत करना यानी बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला सवाल मित्रों रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में शब्द दिया गया है, और इस तरह के शब्द, इस तरह के सवाल बहुत ही फेवरेट सवाल है, जिसमें आपको एक एब्रीवेशन दिया रहेगा, उसको फुल फॉर्म करके, उसको एक्सपांड करके आपको बताना होगा। तो मित्रों आप देखेंगे इसमें कि एजीवी का फुल फॉर्म क्या है। तो एजीवी का मतलब है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। तो यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके बनाए हुए रोबोट को गति, मोशन प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें दुश्मन के क्षेत्र में जहां पर आतंकवादी घुसे हैं और वहां पर किसी सैनिक को भेजा जाना सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर आपको हथियार भेजना है रोबोट के माध्यम से। परंतु रोबोट कैसे जाएगा? रोबोट जाएगा इस डिवाइस, इस
डिवाइस की मदद से, जिसका नाम है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, यानी अपने आप वो चलेगा, जिसे बाहर बैठा हुआ, दूर बैठा हुआ कोई कंट्रोलर जो है उसे ऑपरेट करेगा और उस ठिकाने पे जाएगा और वहां पर दुश्मन को या दुश्मन के हथियारों को या दुश्मन की रणनीति को क्या है नष्ट करके आएगा। ना केवल सैन्य में इसका सैन्य रणनीति या स्ट्रेटजिक यूज में ही इसका इस्तेमाल नहीं है, बल्कि और भी क्षेत्र जैसे कृषि, आप देखेंगे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रोबोटिक्स जैसा हम जानते हैं हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी है और आप देखेंगे आने वाला समय रोबोटिक्स और एआई का है। और चूंकि यह इतना इंपॉर्टेंट है तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाना बहुत ही आम बात है और इस तरह के प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो आप देखें प्रथम एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मित्रों आप देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है और इसकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लिस्ट प्रोग्रामिंग। क्या है? लिस्ट प्रोग्रामिंग या LISP। याद रखें मित्रों एआई को बनाने में जो अभी आप देखेंगे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, इस तरह के अन्य जो भी एआई टूल्स हैं, एआई प्रोग्राम्स हैं, उनको कोड करने के लिए, उनको बनाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो है LISP या लिस्प या लिस्ट प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। LESA, तो आप देखेंगे AIESA फ्रेम क्या है? तो मित्रों आर्टिफिशियल ESA फ्रेम जो है एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है मित्रों? डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये भी फैक्ट है। तो आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा स्ट्रक्चर ESA फ्रेम है। याद रखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा स्ट्रक्चर ESA फ्रेम, तो ये फैक्ट है मित्रों, इसको आप समझ लें। और जैसा कि मैंने पिछले सवाल को डिस्कस करते हुए बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इत्यादि इत्यादि, रोबोटिक्स, ये बहुत ही एक सनराइजिंग सेक्टर है, इसमें विकास की संभावनाएं अनंत हैं और आने वाला समय इसी से संबंधित है और यही चीजें जो है चर्चा में रहेंगी और जो चीजें चर्चा में रहती हैं उसके सवाल आयोग जो है पूछ लेता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, भारत के आईटी कानून का क्या नाम है? तो आप देखेंगे भारत में वर्ष 2000 में एक कानून बनाया गया, उसका नाम है आईटी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि वर्ष 2000 में लाया गया था। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑलराइट, चलें। बैड रैबिट, तो मित्रों बैड रैबिट एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का वायरस है जो कि अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपके कंप्यूटर का वो कमांड जो है अपने हाथ में ले लेता है और वह जब तक आपको कमांड आपके हाथ में नहीं सौंपता जब तक आप उसकी फिरौती की रकम, क्या है, उसके द्वारा मांगी गई रकम जो है नहीं देते हैं। तो ये एक प्रकार का रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर का मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये आ जाता है और उस डिवाइस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, उसकी जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले लेता है और तभी आपको कंट्रोल देता है जब आप उसको फिरौती देते हैं, क्योंकि वो सीधे आपसे क्या है, फिरौती मांगता है। और इससे हम देखते हैं कई बार बहुत लोगों का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया है, क्योंकि आप देखें आपके हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण डेटा होते हैं और उनको बचाने के लिए, उनको एक्सेस लेने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका दुरुपयोग ना हो, हम कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। और जो हैकर्स होते हैं इस प्रकार के वायरस, इस प्रकार के प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक होते हैं। और चूंकि साइबर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारी चीजें हमको समझना आवश्यक है। तो बैड रैबिट्स हाल ही में देखा गया एक रैंसमवेयर है और रैंसमवेयर एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान और आपके डेटा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। ऑब्वियसली बात है, अगला सवाल ये है भारत जो नेट प्रोजेक्ट है, क्या है, भारत नेट प्रोजेक्ट की जो समयावधि है आप देखेंगे वह क्या है, 2019 से 2023 तक है। तो भारत नेट प्रोग्राम जो है वह 2019 से लेकर 2023 तक भारत की समस्त पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ता है, जिसका उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसका सशक्तिकरण करना। मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि भारत नेट प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत BBNL,
भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की योजना है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसे आपको समझना जरूरी है। तो यहां ध्यान दें कि ये कब से कब तक है, 2019 से लेकर 2023 तक इसका उद्देश्य है कि भारत के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ऑप्टिकल फाइबर या हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, हमने इसको देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप चुनाव, ये आप देखेंगे किस राज्य के द्वारा जारी किया गया। तो मित्रों मध्य प्रदेश जो इलेक्शन कमीशन है जो कि पंचायती राज और नगरीय निकायों का चुनाव संचालित कराता है, उसने एक ऐप बनाया था और इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से चुनावों को आईटी की मदद से चुनाव में किस प्रकार से हो रही गड़बड़ियों को, धांधलियों को और कोई भी समस्या है वो चुनाव ऐप के जरिए नागरिक जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं या अपनी ग्रीवेंसेस को क्या कर सकते हैं, प्रशासन के या आयोग के सामने ला सकते हैं। तो चुनाव ऐप को कौन सा राज्य लाया था? ऐप चुनाव मध्य प्रदेश राज्य लाया था मित्रों। चलिए दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा फारसी खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, हमने एक सवाल देखा था कि जल राशियों के लिटोरल जो उनके सीमावर्ती देश हैं, ऐसे देश जो कि उन जल राशियों से सीमा साझा करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का पूछा जाना बहुत ही आम है। तो देखिए एक ही पेपर में आप देखें दूसरा सवाल हमको देखने को मिला है और वह सवाल ये कि फारसी खाड़ी या पर्शियन गल्फ, तो आप देखते हैं इनमें से कौन सा टच नहीं करता। तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा यमन, यमन जो है पर्शियन गल्फ को टच नहीं करता। यमन आप देखेंगे यमन जो है बहुत ही अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यमन के हूथी जो विद्रोही हैं उन्होंने इजराइल के जो विद्रोही हैं हमास उनके समर्थन में, सॉरी फिलिस्तीन के जो विद्रोही हैं हमास उनके समर्थन में इजराइल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है और हाल ही में उन्होंने एक इजरायली जो जहाज है, जहाजी बेड़ा है, उसको क्या है, उसको अपने कब्जे में लिया है, उसका अपहरण किया है। तो यमन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो यमन में कौन से विद्रोही हैं? यमन में हूथी विद्रोही हैं और यह जो है फारसी खाड़ी को साझा, इसकी सीमाएं फारसी खाड़ी से नहीं मिलती हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में और हाल ही में फिलहाल करंट अफेयर्स को देखते हुए उन देशों को अपने एटलस में, अपने मानचित्र में अवश्य चिन्हित करें और पेपर देने से पहले अवश्य उसका रिवीजन करें, जिससे इस तरह का अगर कोई सवाल आता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल मित्रों आप सभी की स्क्रीन पर ये है, एक्स ला शापेल। अब आप देखें ये आधुनिक भारत का है, इसमें आप देखें एंग्लो फ्रेंच राइवलरी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच के जो युद्ध हुआ था उसके संबंध में है। तो आप देखेंगे इससे संबंधित आप बताना स्टेटमेंट क्या है। तो आप ये देखेंगे कि ये क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की प्रथम एंग्लो कर्नाटक युद्ध जिसको कहते हैं, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में संघर्ष हुआ था, उसके प्रथम कर्नाटक युद्ध के विराम के रूप में यह संधि की गई थी। और आप देखते हैं इस संधि के तहत जो कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास को कब्जा लिया गया था उसे पुनः अंग्रेजी कंपनी को दे दिया गया था। तो आप यहां पर देखें फ्रांसीसी एक बहुत ही प्रमुख जो नेतृत्व था वो क्या था, ड्यूप्लेक्स का नेतृत्व था और यह सवाल उससे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे आधुनिक भारत में हमको ये इस प्रकार की जो प्रमुख संधियां जैसे आखला शापेल की संधि है, वांडीवाश का युद्ध है, प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध है, उनको हमको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे आधुनिक भारत की नींव अगर हम देखें, भारत में आधुनिक भारत की नींव अगर कोई रखता है तो ये 18वीं शताब्दी के मध्य में हुए ये युद्ध हैं जिन्होंने भारत में आधुनिकता की नींव रखी है। और इसीलिए आधुनिक भारत के सिलेबस से इनको याद रखना, इनको पढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑलराइट चले आप देखते हैं निम्नलिखित, अगेन आधुनिक भारत से रिलेटेड सवाल, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो आप देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ऑफ कोर्स ये गए थे कहां पर, इंग्लैंड में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पूना पैक्ट के बाद। सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय उनके साथ गए थे, परंतु बाबू राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम सिनारियो में आपसे ना बने, बट फिर भी एक बार
ये देखें, हम ये देखते हैं गोल में सम्मेलन में कौन कौन से प्रमुख सदस्य, प्रमुख नेतृत्व, प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो हमको यह भी देखना है कि कौन कौन से व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जामिनर बनाकर आपको फंसा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर। बाय विच रूलर वॉज हृदय शाह, यानी हीरा जो हृदय शाह जो है वो किस शासक के द्वारा बंदी बनाए गए थे। तो आप देखें, राजा बखत वली के द्वारा इनको बंदी बनाया गया था। मध्य प्रदेश के आधुनिक भारत का इतिहास है, मध्य प्रदेश के इतिहास से ये प्रश्न है। बुंदेला विद्रोह के नेता हृदय शाह को बखतवली ने, राजा बखतवली ने क्या है, उनको बंदी बनाया था मित्रों। तो ये फैक्ट है, याद रखें। हीरापुर के हृदय शाह जो है बुंदेला विद्रोह के नेता थे और राजा बखतवली ने उन्हें बंदी बनाया था। चले, ऑलराइट। अब ये जो सवाल है 1857 क्रांति से, 1857 क्रांति ना केवल भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बल्कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानना होगा हमको कि 1857 का विद्रोह का मध्य प्रदेश पे क्या प्रभाव था और मध्य प्रदेश के कौन लोगों का क्या क्या उसमें योगदान था। तो हम ये देखेंगे कि इसमें आपको प्रश्न बता, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में किस नेता का विद्रोह क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे गुरुल सिंह जबलपुर से नहीं लड़े थे। आपका होमवर्क ये है कि ये पता लगाना है कि गुरुल सिंह किस क्षेत्र से, आप देखेंगे 1857 क्रांति में उन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था। मर्दान सिंह बिल्कुल सही, बानपुर। किशोर सिंह दमोह, दौलत सिंह होशंगाबाद, बिल्कुल सही है। परंतु जो ऑप्शन सी है गुरुल सिंह जो कि जबलपुर से नहीं है, आप लोगों को ये बताना होगा कि भैया ये कहां से थे। ऑलराइट, चले आगे देखते हैं अगला सवाल। मध्य प्रदेश में मक्ता नामक कर किसने समाप्त किया था। तो आप देखेंगे बैजाबाई ने मक्ता नामक कर समाप्त किया था। ऑलराइट, चलें अगला सवाल। शुभ चिंतक पत्रिका का प्रकाशन किस क्षेत्र से होता था। शुभ चिंतक पत्रिका का प्रकाशन मित्रों जबलपुर से होता था। और मध्य प्रदेश की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, आपकी एक ये जो यूनिट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल इससे एक सवाल आता ही आता है, एक नहीं तो दो सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार अवश्य जो है आप मध्य प्रदेश से प्रकाशित जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, उनको अवश्य पढ़ें। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम इस प्रकार के सवालों के माध्यम से आपको उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस को बता सकें। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मित्रों, इसमें हमारे पास एनालिसिस करने के लिए कोई विशेष नहीं है, परंतु फैक्ट को याद रखना है, तभी जाकर हम अपने परीक्षा में अधिक अंकों को स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप देखें, निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि पद्माकर की नहीं है। तो कवि पद्माकर की रचना आप देखेंगे विज्ञान गीता कवि पद्माकर की नहीं है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, अली जहां प्रकाश, प्रबोध पचासा, ये कवि पद्माकर की रचना है, परंतु विज्ञान गीता कवि पद्माकर की रचना नहीं है। मित्रों, आप लोगों का ये टास्क है, ये आप बताएंगे कि विज्ञान गीता किसने रची है, जिससे आप अगर इस होमवर्क को करेंगे तो आपको क्या है, ये फैक्ट याद हो जाएगा। हो सकता है कि कवि पद्माकर ना पूछा जाए, विज्ञान गीता पूछ ली जाए, या उनके रचयिता कौन है उससे क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको क्या है अवश्य रूप से एक बार देख लें अपने नोट्स में या अपनी बुक में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का समूह बताइए। तो भैया आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है रीवा, धार और सतना। ये फैक्ट है मित्रों, इसको आप याद रखें। मध्य प्रदेश के रीवा, धार और सतना ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र बड़ा है और ग्राम में रहने वाले लोग भी उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये आपको याद रखना है, रीवा, धार और सतना ऐसे राज्य हैं जिनकी ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। चलें आगे बढ़ते हैं। स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स रेशियो, मतलब इनमें से जो गलत, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के संबंध में असत्य कथन बताएं। तो आप देखें बालाघाट में ग्रामीण लिंगानुपात से शहरी लिंगानुपात अधिक है। बिल्कुल भी नहीं मित्रों, बालाघाट का जो शहरी लिंगानुपात है वो ग्रामीण लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो से ज्यादा है। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट डी जो है गलत है। ऑलराइट, चलें। मध्य प्रदेश किन जिलों में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। तो आप देखें
आगर मालवा, शाहजहांपुर, मुरैना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि क्या है, एरिड रीजन में आते हैं। एरिड रीजन में आने के कारण यहाँ पर क्या है, आसमान साफ होता है, और जहां पर आसमान साफ होता है वहां पर इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण जो है अधिक होता है। और यहां पर अगर हम सोलर प्लांट या सोलर पैनल लगाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे को ज्यादा बिजली मिलती है। तो ये क्षेत्र, और दूसरा यहां पर आप देखेंगे यह क्षेत्र, यहां पर बंजर जमीन भी अधिक है, और बंजर जमीन में सोलर प्लांट लगाना अधिक उत्पादक होता है बनिस्पत तुलनात्मक रूप से इससे कि हम उपजाऊ क्षेत्र में या जंगलों को काटकर सोलर पैनल्स लगाएं। तो आप देखें ये तीनों क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार जो है सोलर प्लांट लगा रही है। और देखें, अगर हम ये बात भी मित्रों जानना चाहेंगे कि विश्व के देशों में भारत में मध्य प्रदेश उन अग्रणी क्षेत्रों में है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है नए कदम उठाकर जो है भारत और विश्व के भविष्य को सुनहरा बना रहा है, और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान से निपटने में अपनी अहम या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मित्रों, तो आप ये देखेंगे आगर मालवा, शाहजहांपुर और मुरैना ये ऐसे जिले हैं जहां पर क्या है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। और क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप भूगोल से भी देखें तो ये एरिड क्षेत्र है, यहां पर क्या है, आसमान साफ होता है, जमीन अधिकतर कम उपजाऊ है। तो ऐसे क्षेत्रों में उस भूमि का सही उपयोग, क्या क्या फसल तो पैदा नहीं हो सकती, तो क्यों ना हम वहां से बिजली ही पैदा कर लें। ऑलराइट, चलें अगला सवाल। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई? तो मित्रों, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप देखेंगे 44,605 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक बना सके। और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर फिर से हरियाली और फिर से नवजीवन की शुरुआत की जा सके। जिस प्रकार से हम देखें, डेजर्ट को, वनों को अगर हम नहीं रोकते हैं, वनों का संरक्षण नहीं करते, तो वो क्या बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। और अगर हम इजराइल की टेक्निक, इजराइल से प्रेरणा लेते हुए अगर हम मरुस्थल में जल की सप्लाई कर देते हैं तो वहां की मरुस्थल की जमीन अगर आप देखेंगे उपजाऊ अधिक होती है, और वहां पर जल मिलने से क्या है, नवजीवन की शुरुआत होती है। और जो मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का दोनों का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि अभी गरीबी, भुखमरी, पिछड़ेपन से ग्रस्त है, उसमें सहायता होगी। तो ये 44,605 करोड़ रुपए का निवेश करके उस क्षेत्र में क्या है, नवजीवन लाने की बात की जा रही है। और ये राशि दोनों राज्यों को भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जल जीवन मिशन किस वर्ष तक सभी को? तो यस मित्रों, जल जीवन मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण घरों तक नल के द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचाना। उद्देश्य क्या है मित्रों? नल के द्वारा शुद्ध पेयजल समस्त ग्रामीण घरों में वर्ष 2024 तक इसको पहुंचाने का उद्देश्य किसका? जल जीवन मिशन का। और ये भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। और योजना आप देखेंगे हर साल एक दो योजना, एक केंद्र सरकार की योजना, एक राज्य सरकार की योजना मित्रों हमारे पेपर में पूछी जाती है, तो इसलिए हमको इसको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। चले, बहुत आसान सवाल है और फैक्चुअल और ट्रिकी सवाल है। इस तरह के सवालों को गलत करना अपने आप में एक पीएससी के अभ्यर्थी के लिए महापाप है, और इस महापाप से बचने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है। क्या है? इस प्रकार की टेस्ट सीरीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसमें अपनी पूरी जान झोंक दें। चलिए मित्रों, अगला सवाल। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान लगा है? तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में भारत के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश पहला राज्य है। क्या है? पहला राज्य है। और आप देखें इस प्रकार की योजनाओं में रैंकिंग में आप देखें मध्य प्रदेश काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में पहले मध्य प्रदेश को भुखमरी के लिए जाना जाता था, मध्य प्रदेश पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, परंतु हम पिछले 10-20 साल में हम देखते हैं मध्य प्रदेश किस प्रकार से कृषि, न केवल उद्योग आदि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी विकास यात्रा को भारत के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना रहा है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल। कौन सी योजना है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को लोन दिए जिससे वे अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं? तो मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
लॉन्च की गई, शुरू की गई मध्य मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार जो है युवाओं को क्या देती है, उचित ब्याज दर पर आसान लोन ऋण मुहैया कराती है, जिससे वे क्या है स्वरोजगार का सृजन कर सकें, स्वरोजगार कर सकें। ना केवल स्वरोजगार, खुद को रोजगार दें, अपितु अन्य युवाओं को भी उसमें रोजगार देकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें और अर्थव्यवस्था में को मजबूती लाएं। मित्रों, बताना चाहूंगा कि ये जो है भारत सरकार के द्वारा मुद्रा योजना है उससे प्रेरित है। किससे प्रेरित है? मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा योजना के तहत जो है आसान ब्याज दरों पर सरकार अपनी गारंटी पर, अपने रिस्क पर क्या है आसान ऋण या सस्ते लोन दिलाकर उनको क्या है निवेश करने के लिए एक सीड कैपिटल देती, जिससे बेरोजगार युवा जो हैं अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें, जिससे स्वयं को रोजगार दें तथा अन्य लोगों को भी रोजगार दें। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। दिल्ली में हुए 40वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मध्य प्रदेश को कौन सा मेडल मिला है? तो मित्रों, मध्य प्रदेश को इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है। विशेषकर मध्य प्रदेश ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट्स जिसमें मध्य प्रदेश को कुछ प्राइज मिलता है, कुछ रैंकिंग मिलती है, कुछ अवार्ड मिलता है, कुछ मेडल मिलता है, इसको याद करना बहुत आवश्यक होता है। और इसी श्रृंखला में इसी चीज को देखते हुए तो जो ये है दिल्ली में आयोजित किया गया 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हालांकि मध्य प्रदेश को इस बार ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। अगली बार प्रयास करेंगे कि गोल्ड मेडल मिलेगा। तो फिलहाल आप लोग इसको याद रखें कि मध्य प्रदेश को 40वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक मिला है। चलें दोस्तों, अगला सवाल। हाल ही में भोपाल में स्थित मिंटो हॉल का नया नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो मित्रों, कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर मिंटो हॉल का नाम रखा गया है। मिंटो हॉल बताना चाहूंगा भोपाल की बेगम के द्वारा बनाया गया था। किसके सम्मान में? हमारे जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। किसके लिए? लॉर्ड मिंटो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 उससे संबंधित है ये। ऑलराइट, और कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर इसे रखा गया है। भोपाल में ये आयोजित है और मिंटो हॉल। ऑलराइट, यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की एक और घटना से रिलेटेड, मध्य प्रदेश की विधायिका से रिलेटेड है, क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा पहले कहाँ लगती थी? मिंटो हॉल में कुछ समय तक लगती थी, जब मध्य प्रदेश की कोई विधानसभा, एक निश्चित विधानसभा नहीं थी। ऑलराइट, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग। ऑब्वियसली बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आप लोगों को प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो आप देखें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है जबलपुर संभाग। मित्रों, जबलपुर संभाग। और आप देखें मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित सवाल पेपर में आते हैं और आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। संभाग कितने हैं, जिले कौन से हैं, कौन सा जिला कब बना है, कौन से संभाग कब बने हैं, किनका विलय कब हुआ है, इत्यादि इत्यादि। एक बार अपने नोट्स में अवश्य ही इनको रिवाइज करें ताकि आप इस प्रकार के सवालों को सही कर सकें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल। मध्य प्रदेश में पहला पुलिस म्यूजियम कहां खोला गया? तो मध्य प्रदेश में पहला पुलिस म्यूजियम मित्रों बैतूल में खोला गया। कहां खोला गया? बैतूल में। याद रखें मित्रों, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बैतूल में खोला गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल। हाल में एडीबी बैंक ने मध्य प्रदेश को अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना लोन दिया है? तो मित्रों, मध्य प्रदेश की सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के शहर मनीला में है, उसके द्वारा $270 मिलियन का ऋण जो है मध्य प्रदेश में अधोसंरचना, रोड, सड़क, बिजली इत्यादि इत्यादि के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अंतरराष्ट्रीय संस्थान से क्या मिला है? एक उचित ब्याज दर पर कर्ज मिला है। और जाहिर सी बात है इसका नाम ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया के विकास में योगदान देता है। जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक है उसी प्रकार से यह क्या है? एक मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग एजेंसी है या बहुदेशीय वित्तीय संस्थान है जो क्या है विकास के लिए क्या है ऋण देता है। और ऋण जो है बहुत ही आसान और सस्ते ऋण होते हैं, जिनसे क्या है जिनका प्रयोग करके अल्प विकसित क्षेत्रों में, अविकसित क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है और वह धनराशि लंबे काल में रिकवर करके उन्हें लौटा दी जाएगी। मित्रों, आप ये ध्यान रखें। एक और मैं आप लोगों को टास्क देता हूं, क्या कोई राज्य सरकार किसकी अनुमति के पश्चात ही अंतरराष्ट्रीय लोन ले सकती है? पॉलिटी का सवाल है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और ये आपका टास्क है ये पता लगाना कि किस संस्थान की अनुशंसा के अनुमति के बगैर कोई भी राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय ऋण नहीं ले सकता। चलें, अगला सवाल। भारत का पहला दिव्यांगों के लिए खोला गया
सॉरी, भारत का पहला दिव्यांगों के लिए खोला गया खेल केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा, दिव्यांगों के लिए खोला गया खेल केंद्र मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ग्वालियर पर, ग्वालियर में बनाया गया है। मित्रों मैं बताना चाहूंगा ग्वालियर खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे वहां से खेल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे लक्ष्मीबाई जो नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी है वह भी ग्वालियर में है। इसके अलावा सचिन के द्वारा 200 रन भी ग्वालियर के स्टेडियम में ही बनाए गए थे, और मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी भी ग्वालियर से ही संबंध रखते हैं। और जिस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे उसका नाम भी मेजर ध्यानचंद के भाई कैप्टन रूम सिंह के नाम पर रखा गया है। मित्रों इस तरह की जानकारी आप पता करें। और आप देखें, हालांकि ये सवाल में आप अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता है ना तो आप इसमें इसको एलिमिनेशन टेक्निक से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें उज्जैन भी खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर भी खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर इन सभी संस्थानों में उज्जैन ही एक ऐसा संस्थान है जहां पर उज्जैन ही एक ऐसा जिला है जहां पर इन 3 राज्यों की तुलना में देखें तो कोई खेल से संबंधित संस्थान कम है, परंतु इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तीनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए इस प्रकार की जानकारी अगर आपको पता है तभी आप इस प्रकार के सवाल सही कर पाएंगे, अन्यथा सवाल को सही कर पाना मुश्किल है। तो इसका उपाय क्या है, याद कर लें। चलें अगला सवाल, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो मित्रों यह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हर किसान को 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित पीएम किसान योजना को संवर्धित करती है। तो 6,000 पीएम किसान, 4,000 मध्य प्रदेश की सीएम इस योजना के तहत, तो कुल मिलाकर भारत मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान को जो कि इस योजना के लिए योग्य है, जो इस योजना का लाभार्थी है, उसको 10,000 रुपए सालाना की आर्थिक प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है, जिससे वह क्या है अपने बीज में, अपने उपकरणों में क्या है, अपने खेत को अच्छा बनाने के लिए उसमें उसका निवेश करता है। तो कुल मिलाकर ये क्या है, किसानों को आर्थिक रूप से क्या है स्वायत्त बनाना, कुछ सीधी रकम उनको दिया जाना जिससे वो क्या है निवेश कर सकें। और इन योजनाओं का जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य होता है, इनडायरेक्ट उद्देश्य है कि रूरल क्षेत्र में क्या है निवेश करना। परंतु इस तरह की योजनाओं का एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, वो क्या है सिन। कई बार क्या देखा गया है कि किसानों को अगर प्रत्यक्ष अगर हम पैसा मुहैया कराते हैं तो वो उससे क्या होता है कि वो बाजार में जाते हैं, गैर आवश्यक चीजों को खरीदते हैं, जिससे क्या है महंगाई बढ़ती है और साथ साथ उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि भारत के किसान बहुत समझदार हैं और वो अपने पास आई हुई धनराशि का बड़ी ही समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उससे क्या है मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो परंतु फिलहाल अगर मेंस में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी होगी। वी मस्ट रिमेंबर सर्टेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम, दो दे कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ऑलराइट चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना चालू की? तो मित्रों मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की पुलिस ने वृद्ध जनों को अपराध से बचाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए, ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए एक योजना चालू की है, उसका नाम है संकल्प योजना। संकल्प योजना किसने चालू की है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की पुलिस ने। ऑलराइट चलें, मध्य प्रदेश के मेले ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि कौन सा मेला कहां आयोजित किया जाता है, तो आप देखें बरमान का मेला मित्रों मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मठ घोघरा का मेला शिवरात्रि के दिन, चंडी देवी का मेला अप्रैल, और शाहबुद्दीन औलिया का उर्स जो है मार्च अप्रैल के समय किया जाता है। तो आप देखेंगे इस हिसाब से आप देखेंगे फरवरी, माफ कीजिएगा, शाहबुद्दीन का जो मेला है वो फरवरी में, चंडी का मेला मार्च में आयोजित किया जाता है। तो ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कौन से मेले हैं, किस जिले में आयोजित किए जाते हैं और किस उपलक्ष्य में आयोजित किए जाते हैं, उसको जानना आवश्यक है। तो आप एक बार इसको देख लें और इसमें मुझे नहीं लगता इतना कुछ विशेष डिस्कस करने की आवश्यकता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लें आप लोगों के हेल्प के लिए। बरमान का मेला मित्रों मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है, मठ घोघरा का मेला शिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, चंडी देवी का मेला मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है, और शाहबुद्दीन औलिया का उर्स जो है यानी उनकी वर्षगांठ पुण्यतिथि जो है 3 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। और इन
आयोजनों में क्या है, बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है और वहां पर आप देखें मेला सा लग जाता है, और इसीलिए यहां पर मेला लग जाता है। ऑलराइट, चलें। हिरण्यवाह किस नदी को कहा जाता है? तो हिरण्यवाह मतलब, हिरण्य का मतलब होता है सोना, हिरण्य, हिरण्य का मतलब होता है सोना, और वाह ऐसा जहां पे सोना बहता है, क्या है? सोन नदी है। क्या है? सोन नदी। हिरण्यगर्भ, वैदिक काल में एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था, उसे बोलते हैं हिरण्यगर्भ, मतलब उस यज्ञ से सोना उत्पन्न होता था। तो हिरण्य का, संस्कृत में हिरण्य का मतलब होता है सोना या स्वर्ण। तो सोना, स्वर्ण, सोन, हिरण, ये एक ही चीज है। क्या है? सोन का यह प्राचीन नाम है। क्या है? हिरण्यवाह, प्रवाह किसका? हिरण्य यानी सोने का प्रवाह, जिस नदी में सोना बहता है, ऑब्वियस सी बात है उस नदी का नाम क्या है? सोन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक संस्कृत का नॉलेज है, इतिहास में अगर आपने प्राचीन इतिहास में अगर वैदिक काल में आपने हिरण्यगर्भ शब्द सुना होगा, उसका अर्थ आपको पता होगा, तो आप इस प्रकार के सवालों को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो आप देखेंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में, जो कि वर्तमान में यूपी है, यहां पर आप देखें भारत छोड़ो आंदोलन जो है हिंसक हो गया था, और बड़ी मात्रा में हमको क्या है, हिंसा, दंगे देखने को मिले थे, और इन्हीं दंगों ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया था। क्या कर दिया था? अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया था। अब उनको ये लगने लग गया था कि ये वही 1857 का समय है। उस वक्त तो हमने 1857 को रोक लिया, परंतु अब इस उमड़ रही आंधी नामक विद्रोह को रोक पाना मुश्किल है, और इन्हीं 42 का ही प्रभाव था। विश्व युद्ध की हार थी, जीती हुई हार, ऐसी जीत जिसको पिरिक विक्ट्री कहते हैं। ब्रिटेन हालांकि विजेताओं के पक्ष में रहा हो, परंतु बहुत कुछ हार गया था वो। तो आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन बिहार और संयुक्त प्रांत में क्या है, बहुत ज्यादा हिंसक हो गया था। ऑल राइट, चलें। विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता का शब्द, तो देखें हमारे जो वीपी कृष्णा मेनन थे, बहुत ही प्रमुख ब्यूरोक्रेट हैं, इनका भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सरदार पटेल के ये सेक्रेटरी थे, और आगे चल के क्या बने? विदेश मंत्री। तो वीपी कृष्णा मेनन के द्वारा यह गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, और यह सिद्धांत को श्री नेहरू जी ने, पंडित नेहरू जी ने इसे आगे बढ़ाया। और आप देखें भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष ही है। हम देखें हमारा किसी गुट से कोई पक्ष नहीं है, और हम अमेरिका से भी उतने क्लोज हैं जितने हम रूस के साथ भी क्लोज हैं। आपने शुरुआत से ही हमारा अमेरिका से भी अच्छे संबंध है। अमेरिका की मदद से हमने आईआईटी बॉम्बे खोला, आईआईटी मद्रास खोला, और रशिया की मदद से अन्य क्षेत्रों में हमने औद्योगिक क्रांति इत्यादि इत्यादि हमने उसमें अपना जो है बेनिफिट कराया। ऑलराइट, चलें अगला सवाल मित्रों। भारत के हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो आप देखेंगे भारत के हिंदू कोड बिल का विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उनको यह लगता था कि यह समय उचित नहीं है कि आप किसी एक धर्म को टारगेट करते हुए कोई कानून बनाए, ऐसा उनका मानना था। परंतु आप देखेंगे हम इस कोड के साथ आगे बढ़े, और वर्तमान में जो हिंदुओं का जो नागरिक संहिता है, हिंदुओं का जो कोड है, वो इसी कानून के तहत चलता है। चले मित्रों, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? अब आपको देखना है, आप देखें प्रथम कॉटन मिल जिसकी स्थापना वर्ष 1854 में बंबई के पास नहीं हुई थी। प्रथम मशीन निर्मित कागज 1870 में कोलकाता में नहीं हुआ था। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 मद्रास के पास नहीं हुई थी। तीनों जो हैं आप देखेंगे वो क्या है, करेक्ट है। तो प्रथम जो सूती मिल है वह 1854 में बंबई के पास खुली थी। प्रथम कागज बनाने की जो मशीन थी वो वर्ष 1870 में कलकत्ता में खुली थी, और प्रथम सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्री थी वर्ष 1904 में मद्रास में खुली थी। तो आप देखेंगे इसके साथ एक दो तीन, तीनों ही कथन सत्य है मित्रों, फैक्ट है। आप देखेंगे इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, ये पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल जो है आप देखेंगे उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, उसकी जो घूमने से जो उसको वेग प्राप्त होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है, और इनफैक्ट उससे बैलेंस्ड है। दोनों क्या है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसीलिए क्या है वो अपनी एक जगह घूम रहा है। क्या अपनी एक जगह पर घूम रहा है। मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा का निर्माण जो है पृथ्वी से एक मंगल ग्रह के बराबर एक पिंड ने क्या है जब वो टकराया था तो उससे
कुछ हिस्सा पृथ्वी का निकलकर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और चक्कर लगाते 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 वह एक गोल पिंड में परिवर्तित हो गया और वही चंद्रमा है। मित्रों बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो पैसिफिक सागर है, वही पैसिफिक सागर जो है चंद्रमा के मलबे से बना हुआ है। मतलब जब करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी से एक पिंड, खगोलीय पिंड टकराया जिसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था, जब वो पृथ्वी से टकराया तो उसने क्या है, पृथ्वी का एक हिस्सा क्या है निकाल लिया और वो पृथ्वी का हिस्सा घूमते घूमते क्या है चंद्रमा बन गया और वही हिस्सा आज पैसिफिक महासागर है। तो पैसिफिक महासागर जो है वो गड्ढा है, उस गड्ढे की जो मिट्टी है वो क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा कहां से, चंद्रमा भी पृथ्वी से ही बना है परंतु वह पैसिफिक सागर से बना हुआ है। तो पैसिफिक सागर वहीं पर है, उसी गड्ढे पर पानी भर गया, जल भराव के कारण पैसिफिक सागर बना, जो वही गड्ढा है जहां से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। तो आप देखें ये भी एक बात यह है कि चंद्रमा क्यों घूम रहा है, क्योंकि चंद्रमा की घूमने की जो उससे जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वह क्या है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल को कैंसिल करता है, इसीलिए अपने स्थान पर घूमता है। तो इसीलिए आप देखें, आप ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टेड। आप देखें निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे तो आप देखें रूपनाथ का विलेद टी पैंथर ने नहीं खोजा था बल्कि किसी और ने खोजा था। पर आप देखें भीमबेटका गुफाएं विष्णु श्रीधर सारसी, पचमढ़ी की गुफाएं जेम्स फॉर्सिथ और भरूच का स्तूप जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो ये जो फैक्ट है ए बी सी ये तो सही है, पर आप देखेंगे टी जो है अपने आप में गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन अगला सवाल देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नाचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का दशावतार मंदिर। तो मित्रों दशावतार मंदिर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में आता है। नाचना कुठार का मंदिर मित्रों आप देखेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के क्षेत्र से सीमा साझा करता है। तिगवा भूमरा का शिव मंदिर भी है। और आप देखें जो दशावतार मंदिर है वो कहां पर है, देवगढ़ में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्त काल में बनाया गया ऐसा मंदिर है जो कि क्या है, पंचायतन शैली और नागर शैली का, मतलब नागर शैली की पंचायतन स्टाइल में है, जहां पर आप देखेंगे एक प्लेटफॉर्म पर एक मंदिर है और उसके चारों कोनों में चारों कोनों में 4 सबसाइडरी श्राइन्स हैं, जो कि आज जो हमारे मंदिर बनते हैं नागर शैली के पंचायतन स्टाइल के जो मंदिर बनते हैं उसका पहला एग्जाम्पल ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं है। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में आता है और यह भी क्या है, गुप्त काल में बनाया गया मंदिर है। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो मित्रों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक, यह क्या है, एक हिरण की प्रजाति है और इसके नरों की जो पीठ का रंग होता है वो क्या है, काला होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कृष्ण मृग। और इनकी लंबी लंबी सींगे होती हैं और इनकी सर्वाधिक जनसंख्या, हालांकि ये तो पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं परंतु इनकी सर्वाधिक जनसंख्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में अधिक रूप से पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल, सही उत्तर का चयन किया। तो आप देखेंगे कि आप देखेंगे थल समीर के बहाने का समय, थाल नामक जो हवा है वह कब बहती है, वह आप देखेंगे रात के समय बहती है। जल की जो वाटर ब्रीज है वो कब बहती है, आप देखेंगे वह दिन के समय बहती है। कब बहती है मित्रों, दिन के समय बहती है, ग्रीष्म ऋतु में बहती है। और गहरे रंग के कपड़े पहनने पर आप देखते हैं, गहरे रंग के कपड़े हम कब पहनते हैं, शीत ऋतु में पहनते हैं। और हल्के रंग के कपड़े हम कब पहनते हैं, आप देखते हैं गर्मी के मौसम में बहते हैं। तो ये लैंड और सी ब्रीज ये कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको समझा देता हूं आप लोगों को। आप देखेंगे ये जमीन है, यहां पर आप देखें दिन के समय हम देखते हैं कि जो ये है जमीन है वह अधिक गर्म होती है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। तो यहाँ पर जो है गर्म होने के कारण यहाँ का जो दबाव का क्षेत्र है कम दबाव बनता है और यहाँ पर दबाव अधिक बनता है, तो यहाँ से हवा चलती है यहाँ पर। बल्कि इसके उलट रात में हवा कहाँ चलती है, यहाँ से यहाँ तक। और गर्मी के मौसम में हमने देखा है हल्के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हल्के कपड़े जो है ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, बल्कि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं, इसीलिए हम शीत ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित कौन सा मुख्य कारण था। तो खिलाफत जो
आंदोलन था उसकी शुरुआत का प्रमुख कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की, ऑटोमन तुर्की की हार और तुर्की के खलीफा को बहुत ही बेइज्जत किया जाना, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और यह माना जाता है कि खलीफा जो है मुसलमानों का क्या हुआ करता था? सबसे प्रमुख धार्मिक व्यक्ति। जिस प्रकार ईसाइयों का पोप होता है उसी प्रकार मुस्लिमों का खलीफा होता है, और खलीफा का अपमान जो है मुस्लिम सह न पाए, और विशेषकर भारत में उन्होंने क्या है, कांग्रेस के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में विशेषकर खिलाफ, उसको कहते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत आंदोलन, मतलब असहयोग खिलाफत, उसमें खिलाफत भी है। खिलाफत का मतलब ये कि तुर्की में खलीफा के जो संस्थान है उसको अंग्रेजों ने अबॉलिश कर दिया था, और उसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने क्या है, कांग्रेस का सपोर्ट करके 1920 में क्या है, खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो आप देखेंगे ये इसका ऑप्शन ए सही है। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो आप देखेंगे ब्रिटिश काल में आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतिक, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या है, जो राज्य थे उनको स्वायत्त बना दिया गया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर, बिल्कुल भी नहीं। यही तो जो स्टेटमेंट 2 है, जब 1937 के चुनाव में, 1937 में जब 35 के तहत चुनाव हुए तो उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि सरकार बनाने का मौका मुस्लिम लीग को दिया जाए, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। और कहीं ना कहीं इतिहासकार मानते हैं कि यही जो कारण था वो जिन्ना के असंतोष का कारण बना, और इसी असंतोष को भुनाकर आगे उन्होंने सांप्रदायिक रूप लिया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो आप देखेंगे अगर ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट 2 गलत होता है तो हमारा पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो मित्रों आप ये उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों हड़प्पा के धर्म से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो हड़प्पा की धार्मिक संस्कृति में आप देखें, हड़प्पा काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। इसमें आपको असत्य करने, यस, हड़प्पा काल के लोग चावल का भी उत्पादन करते थे, आप देखेंगे बिल्कुल सही बात है। परंतु हड़प्पा काल के लोग अग्नि की पूजा तो अवश्य करते थे, क्योंकि हमें क्या है, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, अग्नि वेदिकाएं हमको प्राप्त हुई हैं। परंतु हम ये पाते हैं कि अग्नि के लिए, अग्नि की उपासना के लिए, इनफैक्ट किसी भी उपासना के लिए हड़प्पा वासियों ने कोई मंदिर नहीं बनवाया था। तो इतिहासकारों के लिए विस्मय का विषय यह था कि उन्होंने मेसोपोटामिया में देखा तो बड़े बड़े विशाल मंदिर उनको देखने को मिले, इजिप्ट में देखा तो इजिप्ट में भी उनको बहुत बड़े बड़े मंदिर मिले, परंतु हड़प्पा में उनको मंदिर ना मिलना ये बताता है कि हड़प्पा का जो एक धर्म था वो विशेष प्रकृति का धर्म था। कैसा धर्म था? विशेष प्रकृति का धर्म था, जहां पर लोग प्राकृतिक शक्तियों की उपासना तो करते थे, परंतु उनके लिए उन्होंने मंदिर नहीं बनवाए, या बनवाए भी होंगे तो हमें नहीं मिले, परंतु ज्यादा संभावना यह है कि हड़प्पाई लोगों ने मंदिर नहीं बनवाए थे। तो स्टेटमेंट डी बी जो है वो आधा सही है परंतु आधा गलत है मित्रों। ऑल राइट, अब आप देखें अगेन, मैंने बताया था कि जो 1857 का विद्रोह है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1857 रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे सूची एक को, सूची तो इसमें आप देखें कौन से नेता थे और वो कहां से थे। तो आप देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से थे, आप देखें बिरजिस कादिर जो थे लखनऊ से थे, कुंवर चैत सिंह जगदीशपुर से थे, और आप ये देखेंगे लियाकत अली इलाहाबाद से थे। ऑलराइट, तो अभी हमने देखा था इस प्रकार का सवाल जिसमें मध्य प्रदेश के स्थान से, मध्य प्रदेश के व्यक्ति और वो मध्य प्रदेश के किस स्थान से थे। तो अभी इसमें हमने देखा कि भारत के, तो मैंने बताया कि 1857 क्रांति जो है न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि उसके मध्य प्रदेश के भी आयामों को पढ़ना आवश्यक होता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से थे, ब्रिजिस कादिर लखनऊ से थे, ये ब्रिजिस कादिर वही व्यक्ति थे लखनऊ के नवाब के रिश्तेदार थे। आप देखेंगे कुंवर चैत सिंह जो थे वो कहां से थे, जगदीशपुर से थे, और लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से, उन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत विद्रोह किया था। आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, तो सबसे पहला दमन मेरठ में हुआ, फिर दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ और झांसी में। तो आप देखेंगे 1857 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हमने
2-3 सवाल देखें और आपके मेन पेपर में भी आप देखेंगे इस तरह के सवाल आ सकते हैं। सर्वोदय जैन मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मित्रों बताना चाहूंगा, सर्वोदय जैन मंदिर मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान पर स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान पर, अमरकंटक में, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में ये स्थित है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल में पाए जाते हैं? तो मित्रों भारत में जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं वह टर्शरी पीरियड में पाए जाते हैं, टर्शरी पीरियड की चट्टानों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? टर्शरी पीरियड की चट्टानों में पाए जाते हैं। और आप ये टर्शरी पीरियड की जो चट्टान है वो आपको उत्तर पश्चिम में तथा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में आपको मिलेंगी। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र उनमें समय स्थानों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो आप देखेंगे, आप ये देखेंगे बसीन मन्नार की खाड़ी में बस्सी नाम की जगह जो है युग्म सही नहीं है। तो जो बस्सी जो है वो कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, मन्नार की खाड़ी पर नहीं है। बल्कि मोरन जो है, मोरे जो है त्रिपुरा में नहीं है, मोरे मणिपुर में है। कहां पर है? मोरे मणिपुर में है। बल्कि कलोल गुजरात और नहरकटिया असम, ये 2 सही हैं। और बस्सी जो है वो महाराष्ट्र में, ऑफ द कोस्ट महाराष्ट्र है। और मोरे जो है, ईपो मोरे जो है मणिपुर में है। तो यहाँ पर ये 2 क्षेत्र, तो ये त्रिपुरा वाला गलत है और मन्नारी खाड़ी, तो 1 एंड जो 4 है वो गलत है ऑप्शन इसका। तो आप ये जानेंगे बस्सी जो है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में है, कल्लोल गुजरात में है, नहरकटिया असम में है और मोरे जो है मणिपुर में है, त्रिपुरा में नहीं है। तो आप देखेंगे इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा 1 और 4 गलत है और 1 और 4 गलत जो है ऑप्शन सी में गलत है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भूमि सुधार की बात की गई थी। हालांकि हमें देखते हैं कि भूमि सुधार की जो कार्यक्रम है वो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने की थी। क्योंकि हमें देखते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों की जो नीति थी वो क्या थी? अंग्रेजों की नीति थी किसानों का दमन। और पिछले 200 सालों के अंग्रेजी शासन में किसानों का दमन हुआ था। और किसानों का दमन किया किसने था? किसानों का दमन किया था जमींदारों ने किया था। तो इसी प्रकार से जमींदारों को, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर जो है भारत की आधुनिक समाज की नींव रखी गई थी। और अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे काम होने को बाकी है, परंतु भूमि सुधार का पहला जो प्रयास स्वतंत्र भारत की सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रारंभ कर दिया था। और आप देखते हैं मोरारजी देसाई की 1978 में 70 में आई हुई सरकार ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो कि वास्तविक रूप से अगर भूमि सुधार आंदोलनों को अगर लागू किया गया है तो वह क्या है? 44वें संविधान संशोधन से ही किया गया है। ऑलराइट, चलें 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन बैठाएं। तो आप देखें संयुक्त जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना 1919 से नहीं की गई थी। केंद्रीय बजट को जो है, स्टेट बजट को जो है यूनियन बजट से अलग कर दिया गया था। डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यस बिल्कुल सही बात है। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही बात है। परंतु संयुक्त जो जॉइंट पब्लिक कमीशन है उसकी शुरुआत 1919 से नहीं हुई थी, अब तो 1935 से हुई थी मित्रों। तो चलिए देखते, सही सुमेलित नहीं, नॉट करेक्टली मैच्ड। सदन की सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, बिल्कुल सही है। कार्य संचालन समिति, यह संविधान सभा के एम मुंशी के द्वारा थी। भाषाई प्रांत समिति उषानाथ सेन, नहीं ये बिल्कुल गलत है ये। और नागरिक पर तदर्प समिति एस वरदचारी, बिल्कुल सही। जो भाषाई जो प्रांत की जो आयोग की जो समिति है वो उषानाथ सेन के उसमें नहीं थी, ये जेबीपी और फजल अली के उससे थी। तो आप देखेंगे ये जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है। मरो नहीं मारो किसका नारा था? तो मित्रों मरो नहीं मारो ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री का, और उन्होंने यह नारा 1965 की जंग के दौरान दिया था। और आप देखते हैं इस तरह के प्रश्न जो हैं वैसे तो सामान्य नहीं, परंतु आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसे रैंडम प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और आपने पैटर्न देखा भी होगा कि क्या कथनों को देकर ये पूछा जा रहा है कि किस नेता या किस व्यक्ति के द्वारा ये कथन दिया गया था। तो इस तरह के अगर आप टेस्ट सीरीज में आप पेपर लगाएंगे हमारे टेस्ट सीरीज में, तो आपको ऐसे हम कई प्रश्न लाएंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है कि आप पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं कह सकते कि ये कथन किसने कहा था, बट फिर भी हमारा ये प्रयास है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस या रिवीजन कराते रहें। प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? तो आप देखेंगे राइट जो डिग्निटी है, राइट टू डिग्निटी है, अनुच्छेद 21 के तहत रेपुटेशन और हियरिंग मिलता है। आप देखें क्या अनुच्छेद 21। और ये हालांकि प्रत्यक्ष रूप से संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के
विभिन्न फैसलों में क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं इसकी आप बात की गई है। तो आप देखेंगे प्रतिष्ठा भी, आप देखें जीवन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, पर ऐसा जीवन जिसमें सम्मान नहीं, जीने के योग्य नहीं माना जाता। तो आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अपने केस में ही कहा है कि कोई भी अधिकार जो है मानव जीवन को अगर अच्छे से जीने में अगर आवश्यक है तो वह भी क्या है 21 के अंतर्गत आएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का सम्मान ही नहीं है, उसको कहने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको सुने जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसा जीवन पशु सदृश है और वह पूर्ण रूप से अनुच्छेद 21 की मूल भावना या उसके सिद्धांत के खिलाफ है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रतिष्ठा यानी डिग्निटी और सुनवाई यानी आप उसको अपने विचार रखने का या उसको अपनी पीड़ा, अपने ग्रीवेंस रखने का जो मौका है वो मिलना जो है अनुच्छेद 21 के तहत आता है। तो आप देखें, चलें अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में, और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कोई भी व्यक्ति जो है उसकी अनुपस्थिति में बैठ सकता है, लोकसभा की अध्यक्षता किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में निर्धारित करते हैं कि जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता, परंतु एक बार लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो इन अन्य ए, सी और डी में, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पैनल ऑफ चेयरपर्सन यानी अध्यक्षों के पटल के द्वारा अध्यक्षों का जो समूह होता है, पैनल होता है, वो अध्यक्षता करते हैं। परंतु मान के चलो अगर वो भी नहीं है तो राष्ट्र जो सदन है किसी व्यक्ति को चुन लेता है, और अगर सदन नहीं चुनता तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप देखें इन चारों में से हालांकि पूरी तरह से कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बट ऑप्शन बी इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। क्या है? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। ऑलराइट, उल्लेख आप देखें जो मेंशन है, जो रिकॉर्ड है, वो अभिलेख जो है कहां कहां है। तो तोरामन को पृथ्वी का विजेता कहा जाता है, तो आप देखेंगे इसका है ग्वालियर में। कहां है? ग्वालियर में। आप देखें उच्च कल्प शासकों का उल्लेख हमको मिलता है जयनाथ के अभिलेख में। कहां मिलता है? जयनाथ के अभिलेख में मिलता है। और यशोवर्मन की उपाधि हमको कहां मिलती है? मंदसौर में मिलती है। मित्रों, हमें उसकी उपाधि जो है मंदसौर में मिलती है। और आप देखते हैं राष्ट्रकूटों का उल्लेख हमें ग्वालियर में मिलता है। मित्रों, कहां मिलता है? सॉरी, तिवार खेड़ा मिलता है। तो आप देखें जो तोरामन को पृथ्वी का विजेता जो है आप देखेंगे ग्वालियर के अभिलेख में कहा गया है। उच्च कल्प के शासकों को तिवार खेड़ा में जयनाथ के अभिलेख में कहा गया है। और यशोवर्मन की जो उपाधि है वो आप देखेंगे मंदसौर के में बताई गई है। और राष्ट्रकूट शासकों का, राष्ट्रकूट नरेशों का उल्लेख तिवार खेड़ा के अभिलेख में इनका प्रयोग किया गया है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में और विशेषकर प्राचीन इतिहास के से संबंधित जो भी अभिलेख हैं और उन अभिलेखों में किन किन शासकों या उनसे संबंधित सूचनाओं का उल्लेख है उसको पढ़ा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। तो ऑलराइट, तो ये वाला सवाल कठिन सवाल है, इसे आप फैक्चुअली रूप से याद कर लें। मैं आपको दोबारा बता दूं, तोरामन को पृथ्वी का विजेता ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। उच्च कल्प के शासकों का उल्लेख हमें जयनाथ के अभिलेख में मिलता है। और यशोवर्मन की उपाधियों का उल्लेख हमें मंदसौर में मिलता है। और राष्ट्रकूट नरेशों का उल्लेख हमें तिवार खेड़ा के अभिलेख से मिलता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो गया होगा। तो चलिए अगला सवाल। थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मित्रों, यह कोरकू जनजाति से संबंधित है। कोरकू जनजाति का ये जो है डांस है, जनजातीय डांस है। किससे? थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगोलिया नृत्य जो है कोरकू जनजाति से संबंधित है। पद्मश्री प्राप्तकर्ता अर्जुन सिंह धुर्वे किस लोक कला से संबंधित है? तो पद्मश्री लोक जो है बैगा कला से। तो धुर्वे जो जनजाति होती है वो बैगा धुर्वे सरनेम यूजुअली बैगा जनजाति लगाती है। तो आप देखें जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं उनको जो है पद्मश्री मिला है बैगा लोक कला के लिए। बैगा लोक कला के लिए अर्जुन सिंह धुर्वे जी को पद्मश्री जो है अवार्ड केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल मित्रों, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में है। अब वो संख्या कितनी है ये आप लोगों का होमवर्क है मित्रों, रिवाइज करें। टॉप 3 राज्यों का आप याद रखें। हो सकता है अगली बार सेकंड नंबर या थर्ड नंबर भी पूछा जा सके, परंतु जानकारी आप ये याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश की विधानसभा में आरक्षित की गई हैं। चलें अगला सवाल मित्रों, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम है? तो आप देखें ये सभी टाइलिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये तीनों एंजाइम जो है
पाचन क्रिया में मदद करते हैं। विशेषकर मित्रों पेप्सिन जो एंजाइम है वो हमारे पेट में निकलता है और यह जो है खाने को सबसे पहले पचाने में योगदान देता है सलाइवा के बाद। ऑलराइट, साइंस का सवाल है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? तो मित्रों फेफड़ों के आवरण को प्लूरल मेम्ब्रेन या फुस्फुस झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्फुस झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम, कार्डियम ये जो है हृदय से संबंधित है, इनका फेफड़ों से संबंध नहीं है और पेरिटोनियम भी फेफड़ों से संबंध नहीं रखता। तो फेफड़ों के कवर जो फेफड़ों को ढकती है उसको कहते हैं फुस्फुस झिल्ली या प्लूरल मेम्ब्रेन। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क खरगोन जिले में, कहां पर है? खरगोन जिले पर आयोजित किया गया। मित्रों यहां पर थोड़ा सा एरर है, इसको करेक्ट कर लें आप, जो ऑप्शन सी में इंग्लिश में है। ये खरगोन जिले में, कहां पर है मित्रों? खरगोन जिले में है। तो मध्य प्रदेश का पहला ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट 7 के उससे रिलेटेड है। तो आप देखें मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क जो है खरगोन जिले पर स्थापित किया गया था। निम्नलिखित कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो आप ऑब्वियस सी बात है चीन जो है अभी फिलहाल नंबर 1 में, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र भारत का 7वां नंबर लगता है। किसमें? टोटल प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में। तो आप देखेंगे जो चार जो हैं ये क्या हैं? हालांकि सबसे ज्यादा है, पर इन चारों में से कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा एमिशन जो है उत्सर्जक है वह है चीन, संख्यावाही दृष्टि से। परंतु अगर अपन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करें तो उसमें भारत और चीन काफी पीछे हैं और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आगे है। निम्नलिखित में कौन से देश को दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है? तो भूटान एक ऐसा देश है जहां पर जितनी कार्बन छोड़ी जाती है उससे ज्यादा मात्रा में वो कार्बन को क्या कर लेता है? सीक्वेस्टर कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए भूटान कैसा देश है? कार्बन नेगेटिव देश है। कैसा देश है? कार्बन नेगेटिव। मतलब जितनी कार्बन भूटान छोड़ता है जीवाश्म ईंधन को इत्यादि को जलाकर, उससे कहीं अधिक तो वो उसके जंगल उसके जंगल जो हैं वो क्या है? अवशोषित कर लेते हैं। तो वो क्या है? कार्बन नेगेटिव है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो, मतलब जितना ज्यादा जितना छोड़ते उतना कैप्चर कर लेना। कार्बन पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे कम मात्रा में आप अवशोषित करा पाते हैं। और कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा आप छोड़ते हैं उससे ज्यादा आप क्या हैं? आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है? कार्बन नेगेटिविटी आ जाती है। तो 3 शब्द याद रखें, कार्बन पॉजिटिव यानी आप ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं और उससे कम मात्रा में आपका जो नेट है, आपका जो निवल है वो पॉजिटिव में जाता है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना आप छोड़ते हैं उतना कैप्चर कर लेते हैं। और आप देखें अभी पिछले साल COP 27 जो हुई थी ग्लासगो में हुई थी, वहां पर हमने ये कहा था कि 2070 तक भारत को हम क्या बना लेंगे? कार्बन न्यूट्रल बना लेंगे। परंतु भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जो क्या है? कार्बन नेगेटिव है। क्या है मित्रों? कार्बन नेगेटिव है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। बिल्कुल गलत बात है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त बिल्कुल समान है एक तरीके से। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार जितना उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट के जज या के बराबर सैलरी मिलती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके कारण किसी अन्य तरीकों से उसके पद को नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही जवाब है। मतलब इनको जिस प्रकार से सुप्रीम को हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। परंतु जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष 62 नो ये स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। यहां पर 62 वर्ष नहीं होता मित्रों, यहां पर 65 वर्ष होता है। क्या होता है मित्रों? 65 वर्ष। तो आप देखेंगे ये 62 कांड ये गलत हो गया और मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 गलत है। ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये है कि जनता के द्वारा आप जनता जो है डायरेक्ट जो है जाकर वहां पर वोट डालती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है। वो क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। बाकी इसमें निर्वाचक मंडल के द्वारा इनडायरेक्ट है, अभिजात वर्ग द्वारा, ये भी क्या? प्रत्यक्ष नहीं, कुछ लोग चुनते हैं। हालांकि आप देखें B और C दोनों प्रत्यक्ष का उदाहरण है, परंतु C जो है अधिक उपयुक्त है। क्या है? इट्स मोर अप्रोप्रिएट देन ऑप्शन B, देयरफॉर वी विल गो विद ऑप्शन C। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। ऑलराइट, आप देखें ये सवाल बहुत आसान है, याद रखें इसको।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भारत सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं हो सकते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल गलत जवाब है। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो किसी के लिए पात्र नहीं होता, परंतु जो सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष के लिए पात्र होते हैं। तो इसमें आधा स्टेटमेंट गलत है, आधा स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए अब चूंकि आधा गलत है तो ओवरऑल पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र बिल्कुल भी नहीं। आप देखें छोटे से बड़ा हो सकता है, छोटे से बड़ा मतलब जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है। कहां का? लोक सेवा का सदस्य है वो लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। बस लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, बस कुछ नहीं बनेगा। राज्य सेवा आयोग का जो सदस्य है वो राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। यहां पर आप देखेंगे इस हिसाब से सही है। ऑल राइट। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना आप देखेंगे 15 सितंबर 2008 में हुई थी। यह क्या है? एक सांविधिक निकाय है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल राइट, चलें अगला सवाल मित्रों। एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डजंट प्रोवाइड जुरिडिक्शन टू द एनजीटी? यस, आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, तीन अन्य कानून हैं इसके अलावा जो कि क्या है एनजीटी के न्याय क्षेत्र से बाहर है। उनमें से एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आप देखेंगे वो 3 एक्ट क्या है, वो आपका होमवर्क है, प्लीज उसको आप रिवाइज कर लें। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय सत्ता आयोग के मुख्य सत्ता आयुक्त नहीं रहे? तो आप देखेंगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो आप देखें के बी आचार्य रहे हैं, आर के त्रिवेदी जी रहे हैं, ए जी पिमपुतकर रहे हैं, परंतु श्री विजय शर्मा जी नहीं रहे। तो आप देखेंगे श्री विजय शर्मा जी निम्नलिखित में ऐसे व्यक्ति हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त नहीं रहे हैं। मित्रों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? तो मित्रों है राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्य निर्वाचन राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी करते हैं, और मित्रों जो नियुक्ति करता है वही उनको हटाने की क्षमता रखता है। ऑलराइट, तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन है बी, राज्यपाल जो है कदाचार और अक्षमता यानी मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी के आधार पर राज्य सूचना यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर तथा अदर स्टेट चीफ अदर देन चीफ कमिश्नर को क्या है उनकी नियुक्ति भी करता है, उनको हटा भी सकता है। तो मित्रों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पुनर्गठन 2020 के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो मित्रों आप देखेंगे कुल 5 सदस्य हैं। ये वाला सवाल आप देखेंगे वर्ष 2000 अभी 2021 वाला जो मेंस हमने 2022 वाला जो प्री है आपने इस बार दिया था जुलाई मई महीने में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1953 के 19 जनवरी को स्थापित किया गया था, जिसे कहा जाता था काका कालेकर आयोग। काका कालेकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1977 में श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अंदर, बीपी मंडल, जिसे मंडल कमीशन भी कहते हैं, काका कालेकर मंडल। और अभी तीसरा जो है जस्टिस जी रोहिणी के अंतर्गत रखा गया था। किसके अंदर? जस्टिस जी रोहिणी जो है के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन किया गया था। हालांकि अभी वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको याद रखना है कि प्रथम और द्वितीय। तो वर्ष 19 जनवरी 1953 को काका कालेकर। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 46 रही है। तो मित्रों बताना चाहूंगा कि हालांकि इस तरह के इंडेक्स जो है हम भारत की जो सरकार है उनको मान्यता प्रदान नहीं करती, क्योंकि ये ऑब्वियसली बायस होते हैं, परंतु फिर भी याद रखना हमें आवश्यक है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 46 या 46। ऑलराइट, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। द्रव में ठोस विलयन का उदाहरण है। तो आप देखें जब पारा जो है सॉल्यूशन ऑफ लेड इन मरकरी, जब हम पारे को मरकरी में घोलते हैं तो वह पूरी तरह से घुलता नहीं, तो यह क्या है? सॉलिड इन लिक्विड का उदाहरण है। क्या है? द्रव में ठोस का उदाहरण है। ऑलराइट,
तो मित्रों इसी के साथ हमने अपने समस्त क्वेश्चंस को कर लिया है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको अवश्य इस पेपर को रिवाइज करेंगे और हमारे द्वारा दी गई सलाह को आप मानेंगे तो आपके अधिक नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। और मित्रों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे दोनों संस्थानों के द्वारा जो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है। उन टेस्ट पेपर को बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों तक के लिए परीक्षा की डिमांड को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज को अवश्य फॉलो करें और इसके डिस्कशंस और इसके सॉल्यूशंस को अवश्य ध्यान से पढ़ें और कोई भी अपना फीडबैक हो तो उसे हमसे अवश्य साझा करें। तो इसी के लिए आज के सेशन में इतना ही। दोस्तों सभी को नमस्कार। अगले सेशन में फिर हम अगले पेपर के साथ मिलेंगे। नमस्कार।